नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज कोई अखबार ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी के बड़े-बड़े आर्टिकल्स ना आए हों। हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या उनके हिंदी अनुवाद आए हों। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये आर्टिकल आज हर न्यूज़पेपर के सेंट्रल एडिटोरियल पेज के ऊपर आज आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक बात कहनी आवश्यक भी है कि 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की जो प्रेसिडेंटशिप होती है उसको भी एक्वायर किया है फॉर्मली, और उसी के अवसर पर ये लेख सारे लिखे गए थे। अब इन लेखों के अंदर प्रधानमंत्री के दो चेहरे नजर आते हैं। एक चेहरा वो जो विदेशों में दिखाया जाता है, एक चेहरा वो जो भारत में प्रैक्टिस किया जाता है। दोनों चेहरों में फर्क है। विदेशी जो सारे के सारे फोरम्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं और भारत में प्रधानमंत्री जो करते हैं, उनमें कोई सामंजस्य नहीं है आपस में, बल्कि दोनों पैराडॉक्सिकली अपोजिट हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। आप कहोगे क्या यह बात प्रधानमंत्री को नहीं पता है? उन्हें पता है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। ही नोज इट। और यही उनकी स्ट्रेटजी है कि विदेशों में अपना गांधीवादी चेहरा पेश करना, लेकिन भारत में गांधीवादी चेहरा पेश नहीं किया जाता। यहां प्रैक्टिस में कुछ और होता है। दरअसल पहले मैं जो इस आर्टिकल में लिखा वो कहूंगा, और फिर वो भी बताऊंगा जो G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है उसमें जो उन्होंने कहा और जो करते हैं, दोनों में जो विरोधाभासी परिस्थितियां हैं वो कहना जरूरी है। इसलिए ये टाइटल, जो कहते हो करते नहीं, जो करते हो कहते नहीं, यही सच है आपका साहिब। ह्यूमैनिटी का चैलेंज, जब वो कहते हैं कि वी सी इट व्हेन कंट्रीज फाइट ओवर टेरिटरीज और रिसोर्सेज, याद दिलाते हैं कि नॉट एन इरा ऑफ वॉर। ये बाहर जाकर कहते हैं, या भारत में उनके जितने भी मंत्रीगण हैं वो इस बात को प्रचारित प्रसारित करते हैं कि देखिए मोदी जी युद्ध के विरुद्ध हैं, और वो गांधीवादी भगवान बुद्ध की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, लोटस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, मानवता ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो ह्यूमैनिटीज चैलेंजेस कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय फाइटिंग, ये फिर से हेडिंग है इसका। ह्यूमैनिटीज challenges cannot be solved by fighting। सही बात है। तो फिर राजनाथ सिंह, उपेंद्र द्विवेदी जो उनके आर्मी जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, और एक और जनरल जो कि आर्मी जनरल चिनार कॉर्प्स के हैं, जो कहते हैं कि हम तैयार बैठे हैं कश्मीर को, पीओके को हासिल करने के लिए, बस ऊपर से आदेश की जरूरत है। तो वॉर मॉन्गरिंग इंडिया में की जा रही है, बाहर ह्यूमैनिटी का चैलेंज दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि फाइटिंग या वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहां पर जो दिखाया जा रहा है कि वॉर इज द सॉल्यूशन। पहला विरोधाभास जो यहां पर किया जा रहा है और जो वहां कहा जा रहा है, बिल्कुल उल्टा। मैंने काफी एपिसोड भी किए। फिर कहते हैं कि एसेंशियल गुड्स को वेपनाइज कर दिया गया। कमाल की बात है। WTO से हम मांग कर रहे थे कि हमें पूरी दुनिया को अनाज सप्लाई करने की परमिशन दी जाए, गेहूं और चावल की, और उसके ऊपर ब्लेम कर रहे थे, और जब थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट स्टार्ट किया तो बैन कर दिया गया। कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। तो किसे कह रहे थे वहां जाकर कि हम दुनिया को खिला सकते हैं, अपने पास खाने को नहीं है? आप सोचिएगा कि दिखाया क्या जा रहा है और किया क्या जा रहा है। फिर कहते हैं कि हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लास्टिंग अपील ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं।
बुद्धा का, महावीर का, नानक का, राम का, कृष्ण का जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो है ना, वही लास्टिंग है। गांधी भी, वो भी तो स्पिरिचुअल आदमी थे, तभी तो लास्टिंग है सदियों तक। लेकिन प्रैक्टिस क्या किया जाता है यहां पर? राम के नाम पर क्या किया जाता है? मंदिर के ढोल बजाए जाते हैं, राम को मंदिर में बंद कर दिया जाता है कि राम यहीं रहेंगे, ये श्री राम का मंदिर है। जो यात्रा बेसिकली राम राम से शुरू होती है, अब वो जय श्री राम के उद्घोष से खत्म होती है। और उस जय श्री राम का जब उद्घोष होता है, खास तौर से वो लोग जो हाथ में तलवारें लहरा रहे होते हैं, तो डर लगता है इनके राम कौन है? मेरे राम तो विनम्र है, मेरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर इनके राम कोई और है, वो राम नहीं है। तो इसलिए इनकी स्पिरिचुअलिटी की बातें जो हैं वो बिल्कुल ही बिल्कुल बेमानी है। और विशेष रूप से जब ये चुनाव की सभाओं के अंदर दूसरों को कहते हैं कि आप तो आतंकवाद के हितैषी हो, वहां पर तो अलग अलग जो गंदे गंदे शब्द यूज किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और कई विरोधी नेताओं के द्वारा भी, स्तरहीन जो भाषा का उपयोग किया जाता है, जिस स्तर पे पहुंच गए हैं, सड़क छाप पर पहुंच गए आज की डेट में जितने भी हमारे संवाद हैं, राजनीतिक संवाद बेहुदा और बदतमीज संवाद हो चुके हैं, वहां पर स्पिरिचुअलिटी की बातें करना एक किस्म से गुनाह है, या स्पिरिचुअलिटी की बातें अब कोई नहीं करता है। वो कौन लोग थे जो आफताब को पुलिस वैन ले जा रही थी और उसके बाद 11-12 लोग तलवारें लहराते हुए हिंदू वाहिनी के लोग आते कि हम टुकड़े कर देंगे। ठीक है, आफताब ने टुकड़े किए, सजा तो मिलेगी और मिलनी चाहिए। ऐसे कठोर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पर सजा देने का हक हिंदू वाहिनी को हाथ में तलवारें लेकर नहीं है। और उनके खिलाफ सुना है एक दो लोगों को सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ दिया गया या थोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बाकी किसी को पकड़ा नहीं गया है। ये लोग स्पिरिचुअलिटी की सिर्फ बात करते हैं, प्रैक्टिस यहां पर वायलेंस हो रही है। फिर कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चलिए मान लिया एक धरती है, एक परिवार है, एक भविष्य है, तो एक भारत है ना। एक भारत के अंदर जितने वासी हैं सब एक ही है ना, तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? फिर जब कानून बनते हैं उसके अंदर, तो हिंदुओं के कानून अलग और मुसलमानों के कानून अलग क्यों बनते हैं अगर ये वन फैमिली है तो? सोचिएगा, विदेशों में आपको पाठ पढ़ाए जाते हैं वन फैमिली के, और यहां पर पाठ पढ़ाए जाते हैं प्रैक्टिस में कई फैमिलीज के, कि तुम अलग हो। अगर एक ही फैमिली के हैं तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में टिकट क्यों नहीं दिए जाते? अगर एक ही फैमिली है तो उनके मोहल्ले अलग क्यों हैं, हिंदुओं के मोहल्ले अलग क्यों हैं? जो प्रैक्टिस किया जाता है वो अलग है। यानी कि जो प्रीच किया जाता है भारत में, विदेशों में जाकर, वो स्पिरिचुअलिटी है। जो प्रैक्टिस किया जाता है सेपरेशन और वायलेंस है, भेदभाव है, प्रेजुडिस है, बाइसेस है। उसके बाद बात होती है क्लाइमेट चेंज की, टेररिज्म की, पेंडेमिक की। क्लाइमेट के क्षेत्र में मैं बहुत निराश हूं। भारत अपने आप को आर्थिक महाशक्ति कहता है, बड़ी महाशक्ति कहता है, लेकिन जब क्लाइमेट समिट में जाता है तो कहता है मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, पैसे आप मुझे दोगे। भाई अगर आप शक्तिशाली हैं, आर्थिक शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, पांचवी बड़ी शक्ति हैं, और बड़े बड़े फोरम्स पे कहते हैं कि मनमोहन सिंह हमको 11वें स्थान पर लाए थे आर्थिक रूप से, हम दुनिया की पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, और 7-8 साल में हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति, तो फिर कटोरा लेके क्यों जा रहे हो? हमें पैसे दो। आप खुद कहो कि मैं सक्षम हूं और मैं पैसे खर्च कर लूंगा और अपने क्लाइमेट की डील को खुद मैं डील कर लूंगा उसके साथ में। वहां कटोरे लेके क्यों जाते हो फिर? किस लिए? आर्थिक शक्ति हो तो एडीबी के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर किसी और संस्था के पास लोन मांगने क्यों जाते हो फिर? आगे चलते हैं, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? वो बोलते हैं कि डीएनए ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत कब डेमोक्रेसी रहा है साहब? मुझे तो याद नहीं आता इतिहास में। जिसको एक गलत इतिहास पढ़ाने की बात की जा रही, पहले ये कहते थे लिच्छवी साम्राज्य होता था, जो बेसिकली क्या कहते हैं कि वो मदर, उसको उन्हें बताया। आजकल वो लिच्छवी साम्राज्य का नाम नहीं आता। ये इन्हें बाद में पता लगा कि लिच्छवी तो नेपाल में है, भारत में है ही नहीं। दूसरी बात, नेपाल हजारों सालों से एक अलग ही राज्य रहा है,
वो भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा। भारत तो खुद नया देश है, बेसिकली 1947 के बाद बना है। उससे पहले तो भारत था ही नहीं, उससे पहले इंडिया था, जो बेसिकली अंग्रेजों के अंडर में था, और उससे पहले मुगलों के अंडर में ये सरजमीन हिंदुस्तान था, और उससे पहले ये दिल्ली सल्तनत था और साउथ के किंगडम थे। ये दरअसल हमेशा क्या कहते हैं कि ये भूखंड रहा है। यहाँ तो हजारों रियासतें रही हैं और देश रहे हैं, लेकिन भारत नाम का देश कभी नहीं रहा। भारत नाम का देश 1947 के बाद आता है। उससे पहले ये सरजमीन हिंदुस्तान था या इंडिया था। तो डीएनएफ डेमोक्रेसी, अब उसको जोड़ा जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के एक छदम नाम से, छदम कार्यक्रम से, कि ऐसा है कि ऋग्वेद में और बाकी वेदों में बताया गया था हमारे यहाँ कम्युनिटी लिविंग हुआ करती थी। तो कम्युनिटी लिविंग के अंदर पंचायती राज के किस्म की चीजें होती थी, जहां लोग अपने लिए जनपद के अंदर कुछ अधिकारी चुन लिया करते थे। वो तो सदियों से इंसान ऐसे ही काम करता है, भारत में क्यों? जब बाकी जगह भी जो कम्युनिटीज रहती थी, आपस में मिलजुल के मुखिया चुन लिया करते थे और नियम बना लिया करते थे, उसमें नई बात कौन सी है? लेकिन हमारे यहाँ कभी चुनाव हुए हों, इस बात का मुझे तो एविडेंस कहीं नजर नहीं आता। कम्युनिटी लिविंग को डेमोक्रेसी के अंदर जोड़ देना, जबकि डेमोक्रेसी का उस समय देखा जाए तो क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट तो अब्राहम लिंकन से आता है, लोकतंत्र से कहते हैं, पर हम जबरदस्ती उसको वहां ठोकने की कोशिश करते हैं। खैर, जबरदस्ती अपने आप को घोषित कर रहे हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहां डेमोक्रेसी कभी नहीं रही पिछले 2500 सालों में, भूल जाइए। एक भी साम्राज्य ऐसा नहीं था 2500 सालों में। आप शुरुआत से ले लीजिए, अशोका से पहले से ले लीजिए, धनानंद से ले लीजिए, या उसके पहले भी कुछ रखे रहे होंगे, इंडिया में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही है। सब किंगडम ही रहे हैं या फिर तानाशाही रही है। फिर आगे कहते हैं कि कॉन्सेंसस इज फॉर्ज्ड नॉट बाय डिक्टेट। कौन सी कॉन्सेंसस की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? आपके यहाँ जो निर्णय होते हैं प्रधानमंत्री निवास से होते हैं, दो आदमी निर्णय लेते हैं पूरे भारत के अंदर। कौन सा कॉन्सेंसस? क्या जब नोटबंदी की थी, आपने पार्लियामेंट में कॉन्सेंसस ली थी क्या? क्या आपने मंत्रिमंडल में कॉन्सेंसस ली थी क्या? क्या आरबीआई के साथ कॉन्सेंसस थी क्या? जब जीएसटी जबरदस्ती 12 बजे रात को लागू किया जाता है, कौन सी कॉन्सेंसस की बात करते हैं? डिक्टेट की बात कीजिए कि ऑर्डर आपने दे दिया, वो था। लेकिन आप बात कॉन्सेंसस की करते हैं, लेकिन थ्योरी डिक्टेट की रहती है। ये बात आप अपने भाषण में भी करते रहते हैं। फिर कहते हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी टुडे। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात से सहमत रही हूं। पिछले 8 सालों में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है 5.42% रही है। 5.42%। और मनमोहन सिंह के टाइम में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग था, जबकि उन 10 सालों के अंदर जो भारत की ग्रोथ थी 7% से अधिक थी जीडीपी की, और 8 साल लगाए जाए तो 6.42 थी, आपसे 1% ज्यादा थी। आप तो मनमोहन सिंह से भी पीछे हो गए, नरेंद्र मोदी जी। फिर आप कहते हैं कि इस एक जगह पे कि वी हैव ट्राइड टू मेक नेशनल डेवलपमेंट नॉट एन एक्सरसाइज इन टॉप डाउन गवर्नेंस बट रादर ए सिटीजन लेड पीपल्स मूवमेंट। यहां तो लोग है ही नहीं, यहां तो दो ही लोग हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। बाकी यहां कोई नजर नहीं आता। सारे निर्णय वहीं से होते हैं, उन्हीं के द्वारा होते हैं, लोगों तक कुछ नहीं पहुंचता। हाँ, 82 करोड़ लोगों तक 5 किलो अनाज जरूर पहुंचता है, बेचारे भूख से ना मर जाए। इन हालत में आपने तो पहुंचाया है कि भूख से मर जाए। फिर कहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सोशल प्रोटेक्शन? कौन सा सोशल प्रोटेक्शन सर? जो लिंचिंग होती है उसे क्या कहोगे? आप तो कुछ कहते नहीं उसके बारे में। लोगों को मारा कूटा जाता है, आप तो कुछ नहीं कहते। दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, आप कुछ नहीं कहते उसके बारे में। फिर एक जगह कहते हैं ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। ट्रस्टीशिप की बात तो गांधी किया करते थे, जहां पे दौलत के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। लेकिन आप जो ट्रस्टीशिप की बात कर रहे हैं, यहां तो सारी दौलत दो हाथों में है, अंबानी और अडानी के हाथ में। मुझे नहीं लगता ट्रस्टीशिप शब्द का उपयोग भी इस भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ चंद लोगों के लिए सरकार है, बाकी लोग तो यहां पर है ही नहीं। फिर कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी पे आते हैं। ये हीलिंग, हार्मनी एंड होप,
जितनी हार्मनी, जितनी सामंजस्यता और सौहार्द इस देश में 8 सालों में टूटा है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल ने जिस ढंग से इस देश का सामाजिक ताना-बाना तिनका तिनका करके बिखेर दिया है, और वहां पर हार्मनी की बात करते हैं, होप की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं। मैंने तो आपको कभी हीलिंग देते नहीं देखा। मैंने हीलिंग की बात सुनते कभी नहीं देखा आपको। मैंने कभी नहीं सुनते देखा कि जो त्रस्त हैं उनके प्रति आपकी हीलिंग भी हो सकती है। जो 134 मौतों की जिम्मेदारी जिसकी थी मोरबी के अंदर, वो तो खुलेआम घूम रहा है, उसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। नहीं मोदी जी, नहीं। इसके अलावा आपने कुछ और भी कहा G20 की मीट में, और आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल इंटरनेशनल जो फोरम्स होते हैं वहां जरूर करते हैं। समावेशी, यानी कि इंक्लूसिव। आपके इंक्लूसिव में किसी, अभी गुजरात और एमएलए यहाँ पे क्या कहते हैं कि हिमाचल के चुनाव हुए, हिमाचल की 68 सीटें, गुजरात की 182 सीटें, आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, एक भी क्रिश्चियन को टिकट नहीं दिया, एक भी सिख को टिकट नहीं दिया साहब आपने। ये समावेश होता है ना, यही इंक्लूसिवनेस है ना आपकी। महत्वाकांक्षी आप हैं सिर्फ अपने लिए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि सारे अखबारों में आज आपके लेख आए, ये महत्वाकांक्षा है कि हिंदुस्तान के हर अखबार के एडिटोरियल पेज पे आज मेरा लेख छपे। लेख आपने तो लिखा नहीं है, लिखवाया है, ये मैं समझ के चलता हूं। खैर, कोई बात नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, बात आप वैश्विक भलाई की करते हैं, लेकिन भारत के अंदर लोगों को एक अलग कर देते हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य भारत के अंदर ही नहीं है। एक भारत, एक परिवार, एक भविष्य नहीं है, क्योंकि यहां पर कौमों को अलग कर दिया गया है, बांट दिया गया है, और उनको कुछ नहीं दिया जाता। उनको कहीं भी पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। ये बात भी सही है, ये बात सच है। तो जो कहा जा रहा है और जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। यानी कि मोदी जी जो आप कहते हैं और जो आप प्रैक्टिस करते हैं, दोनों में कोई मेल नहीं है कहीं पर। दूसरी बात, यहां पर भाषाएं हैं, धर्म है, रीति रिवाज है, विश्वास है, विशालता है, विविधता है, आपकी वजह से नहीं है, क्योंकि भारत सदियों से ऐसा रहा है। ये देश, ये भूखंड, बल्कि देश तो ना कहूं, भूखंड जो है जहां हजारों रियासतें रही हैं, ये हमेशा से ऐसा रहा है। लेकिन उसको आरएसएस और आप मिलके एक देश, एक भाषा, एक खान पान, एक रंग, एक झंडा, एक सोच, एक विचार आप लाने के अंदर कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक ही धर्म हो यहां पर, जो कि आरएसएस कहता है यहां सब हिंदू हैं। तो विविधता के साथ लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं। विविधता तो आपकी जो मूल आका है आरएसएस, वो नहीं चाहते कि यहां पे विविधता रहे, यहां पर लोग सोच विचार करें उसके ऊपर। फिर कहते हैं डीएनए एक है। हमारा डीएनए एक नहीं है, हमारा डीएनए अलग अलग है। लेकिन ये कहते हैं डीएनए एक है। डीएनए एक के फिर बाकी चीजें कैसी हो जाती हैं। खैर, आपको कहने का शौक है, आप कहते हैं, हमें सुनने का शौक है, इसलिए हम सुन लेते हैं। लेकिन ये परोसते रहिए, आप जो करना है कहते रहिए, क्योंकि विदेशों में जो आप कहते हैं, जो प्रीच करते हैं, काश भारत में उसको आपने प्रैक्टिस किया होता। काश भारत में 100 करोड़ गरीब ना होते। काश भारत में इस समय सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य और प्रेम होता। काश भारत दुनिया के सामने एक ऐसे मुल्क के रूप में आता जो आशा की किरण होता था। लेकिन नहीं, यहां पर बिखराव है, सामाजिक ताना बाना बिखरा हुआ है, और यहां पर विद्वेष की परिस्थितियां हैं। यहां पर विरोधी दलों को आतंकवादी कहा जाता है, नमूना कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। ये भारत की नया लोकतंत्र है, जिसे भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिस करती है, जो विदेशों में जाके बोलती कुछ और है और यहां करती कुछ और है। दोस्तों, अपनी फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम कैसा लगा? 4 PM न्यूज टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।